नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चाहे कवि हों, लेखक हों, कोई गद्य विधा हो या हिंदी साहित्य का इतिहास हो या साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी पक्ष हो, उस पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय-समय पर अपलोडेड वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम विचार करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों बहुत ही विस्तृत है। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई जो तथ्यगत जानकारियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य इतिहास की अवधारणा। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है इतिहास, अर्थात ऐसा निश्चित रूप से था या ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार साहित्य एक सार्थक और मनोरम रचना है जिससे मानव मन और जातीय जीवन की सुख दुखात्मक ललित भावनाओं का संचयन किया जा सकता है। साहित्य इतिहास को अगर हम साथ साथ जोड़ें तो उससे जो स्थिति उभर कर आती है, उसका परिचय रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की जो परंपरा है, उसको परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास क्या है, कैसा होना चाहिए, इस पर प्रख्यात आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, बल्कि काल स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास गाथा है। ग्रंथ और ग्रंथकार सिर्फ उस प्राणधारा की ओर इशारा ही करते हैं, वह मुख्य नहीं है। मुख्य है वह प्राणधारा जो अनेक परिस्थितियों से गुजरते हुए आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों ही परिभाषाओं से साहित्य के इतिहास पर एक रागात्मक विचार हमें जान पड़ता है। जहां तक हम इतिहास की बात करें तो इतिहास आपको पता है कि ये घटित हुआ होगा या हुआ था, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ऐसे पक्षों को लेकर के चलता है। और साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो समाज की तथ्यगत स्थितियों को लेकर के आगे बढ़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि परिस्थितियां साहित्य के सृजन की सबसे बड़ी सबसे बड़ा योगदान देती हैं। देखिए, अगर हम आज से बहुत समय पूर्व की बात करें, जैसे आदिकाल की बात करें, तो आदिकाल का जो समय था, उस समय राजनीतिक एकता का अभाव था। सारे राजा अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लिए अपने अपने सीमाओं के विस्तार के लिए लड़ते थे। ऐसे में अगर विदेशियों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने उनका सहयोग दिया ताकि वे अपने प्रतिद्वंदियों का राज्य भी हड़प सके। ये उस समय की परिस्थिति थी। जब मध्यकाल का हम अध्ययन करते हैं तो मध्यकाल में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और भारत की जो जनता थी वह अपने धार्मिक आधार स्तंभों को लेकर संघर्ष कर रही थी। तो ऐसे में धर्म से दोनों संप्रदायों को जोड़ना, उनकी एकता को स्थापित करने का काम कबीरदास जैसी ने किया। उसी प्रकार राम सगुण धारा और कृष्ण धारा को जो लेकर के चले, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, नंददास हो, वगैरह वगैरह, तो उन लोगों ने भक्ति के अजस्र स्रोत में सगुण अवधारणा को अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार जब आप रीतिकाल में आते हैं तो रीतिकालीन परिस्थितियां और बदल जाती हैं। इस समय तक भोग विलास की संतृप्तता देखने को मिलती है और नारी के प्रति एक अलग ही प्रकार का दृष्टिकोण है, जिसे हम भोगवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं।
इसी प्रकार जब आप वहां से निकलते हैं और 1857 की क्रांति की तरफ जाते हैं, यानी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जहां से प्रारंभ होता है, तो वहां पे लेखन के संदर्भ बदल जाते हैं। यानी अगर आप देखेंगे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन चारों कालों में परिस्थिति जन्य अंतर आपको स्पष्ट हो जाता है। ये कैसे स्पष्ट होगा? जब इसको साहित्य इतिहास की पुस्तकों में लिखा गया होगा, तभी आप तक पहुंचा, तभी आप इतना सब जान सकते हैं कि किस प्रकार से साहित्य को जिस ऐतिहासिक संदर्भ की आवश्यकता थी, आलोचकों ने उसको विधिवत स्वरूप देने का प्रयास किया। ये सरल कार्य नहीं होता। आप जानते ही हैं, जब हम कोई नोट्स बनाते हैं या हम किसी तरह की कोई लेखन कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम सामग्री का संचयन करते हैं। तो वही कार्य साहित्य इतिहास लेखन में होता है कि हमें सबसे पहले लेखन इतिहास का करने, साहित्य के इतिहास को लिखने से पहले सारा मैटर, सारी जानकारी, सामग्री का संकलन करना होता है। सामग्री संकलन के जो स्रोत हैं, उनमें राष्ट्रीय संस्थाएं भी हो सकती हैं, धार्मिक सांप्रदायिक संस्थाएं भी हो सकती हैं और लोक जीवन का आधार भी हो सकता है। कई पुस्तकालयों, राष्ट्रीय संग्रहालयों, शिलालेखों, अभिलेखों आदि में हमें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी रचना और रचनाकारों का परिचय प्राप्त होता है। फिर उन सबको इकट्ठा करना, कालक्रम के अनुसार लगाना, फिर प्रवृत्तिजन्य अंतर देखना, प्रवृत्तियों के आधार पर उनको इन काल संदर्भों में डालना, इत्यादि कार्यों को संकलित करके किया जा सकता है और युग विशेष की समस्त जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार जो अगला संदर्भ आएगा वो रहेगा काल विभाजन और नामकरण। जब सामग्री संकलन हो जाता है, तब इतिहासकार का कार्य प्रारंभ होता है कि वो समस्त जानकारियों को अलग अलग कालखंडों में विभक्त करे। जैसे आप जानते हैं कि ये 4 कालों में विभक्त किया गया है, तो उन 4 कालों के आधार पर कवियों को, उनकी रचनाओं को हम उन कालों में डालने का काम करते हैं। और ये विकास क्रम को ठीक करने के लिए, समय समय पर दिशा परिवर्तनों के लिए, रूप परिवर्तन के लिए, परिस्थिति के अनुसार साहित्य सृजन में बदलाव के लिए भी जरूरी होता है। अध्ययन की सुविधा को देखते हुए इन परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुए, उनके परिप्रेक्ष्य में साहित्य की जानकारी विस्तृत रूप से दी जाती है। इसके पश्चात बारी आती है मूल्यांकन की। मूल्यांकन होता है अतीत के पक्ष का, जिसके आधार पर हम अपने वर्तमान को एनालाइज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। साहित्य इतिहासकार सिर्फ साहित्य इतिहासकार ही नहीं होता, बल्कि वो आलोचक भी होता है। उसका कार्य सिर्फ इतिहास तथ्यों का संकलन करना ही नहीं, बल्कि उसकी कमियों को दृष्टिगोचर करना भी होता है। ये कार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। उन्होंने गुणों के संदर्भों को भी लेकर के लेखन किया और साथ ही साथ जो उन्हें कमियां लगी, उन कमियों को भी इंगित करने से वो पीछे नहीं हटे। क्योंकि जब अतीत में घटी हुई घटनाओं का हम मूल्यांकन करते हैं, तभी हम उन गलतियों को भविष्य में होने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य इतिहास लेखन की अवधारणा अपना मूल स्वरूप प्राप्त करने में सक्षम है और करती भी है, क्योंकि बिना इसके साहित्य इतिहास का लेखन हो भी नहीं सकता। साथ ही जब हम साहित्य इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष आता है वह है कि इसकी आवश्यकता क्या है। बिल्कुल सही बात है। हम क्यों जानना चाहें कि अमुक भाषा के साहित्य का इतिहास क्या है? हम क्यों जानने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर हम इस विषय के ऊपर अपना संपूर्ण ज्ञान केंद्रित करना चाह रहे हैं, तो हमें उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारियों का एकत्रीकरण करना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि साहित्य इतिहास के अध्ययन और लेखन में जो 2 मुख्य साक्ष्य हैं, अंतः साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य, इनके ही आधार पर लेखन को देखा गया है इतिहास के। और एक अबाध परंपरा जो गारसा दत्तासी से लेकर चली आ रही है, वो निर्बाध रूप से चली, क्योंकि आगे के लेखकों को
अपने पीछे एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलता चला गया, जिस पे पैर रख करके वो उसमें इंगित विसंगतियों को, कमियों को ठीक करते चले गए और उनको एक नया स्वरूप, एक नया दर्जा दे करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आज आपने जाना कि साहित्य इतिहास की अवधारणा क्या है, और अगले पक्ष में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और उसके मूल स्रोत क्या हैं। धन्यवाद।